72 का क्या चक्कर है भाई? है औसत उम्र है? क्या कह रहे हो? बताइए। चाय पानी की इंतजाम कराओ है? अबे ये तो अलग टाइप की लैंग्वेज है। कौन कहता है पता तुम्हें? चाय, चाय पानी का इंतजाम करा दो सर। कौन कहता है? वो पेंट करने वाले नहीं होते जो भाई लोग कह रहे हैं, चाय पानी का इंतजाम कराओ सर कुछ है। बताइए। भाई सब बिजी, क्या कर रहे हो? सब ठीक है? बताओ यार। आज तुम लोग 5 मिनट ज्यादा पढ़ाएंगे तो उससे क्या तुम पार्टी में? ये है पार्टी। पहुंच गए थे? कहां तक पहुंच गए जल्दी बताओ। ये लगाओ इसको, बैठे तो मन लगा के लगाना। तो बताओ आखिरी बात क्या हुई थी भाई? कॉपी देखो। केएफ वाला तो हो गया था। केएफ में कंक्लूजन भी हो गया था मेरे ख्याल से। केएफ की वैल्यू वैल्यू देखो, कॉपी देखो। नोट करते हो? ऐसे लिखते हो तुम? बहुत सरल आदमी यार तुम। आमतौर पर लोग ऐसे लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़िए। सवाल लगाते हैं। स्लाइड आ गई? है ना? पेटीएम में। शायद में क्या होगा तुम्हारा? बड़े आदमी से सुन लो। तो ये बताओ कि ये वाला हो गया था 9 ग्राम वाला, ये लगाओ। है? तो पहले काम कर लो जो कर रहे हो। क्या ये तो हर साल का हो गया है? भगवान से डरो। अब देखो रिड्यूस के लिए उसी में इंतजार में बैठे थे। रिड्यूस सिलेबस हो रहा है तो 2-3 साल बाद दूंगा तो 4-5 चैप्टर और घट गए होंगे। क्या ऐसा लेके घटता जाएगा फिर 2027 तक सही रहेगा। अपने 3-4 चैप्टर बचेंगे, पढ़ लेंगे। हमारा, अरे हमें तो क्या है, समझ रहे हो? न तपिश की तकलीफ, न बारिश का इंतजार, समुंदर सा हो गया हूं मैं। समझ रहे हो? नहीं, क्या है मतलब, कर लेंगे कुछ। सवाल लगाओ तुम इसी बात पे। अपने पहले मैथ्स पढ़ाते थे तो धंधा बदल सकते हैं कभी भी। समझ रहे हो?
कई तो जो है केवल सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बगल में, उनका क्या होगा ये सोचो। अब बताइए क्या करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया, तो बताइए एलिवेशन कितना हो गया। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू लगाओ, कितना हो गया एलिवेशन, कुछ और बता रहे थे। तो बताइए 373 केल्विन होता है पानी का, उसमें 0.52 का एलिवेशन हो गया, तो डेल्टा टी भी हो गया 0.52। सीधे लिख सकते हैं, बहुत मासूम है, तो ऐसे बना ले। तो ये डेल्टा टी भी। आगे बढ़िए, के भी लगाओ, के भी कितना लगाओगे पानी का, तो मोलैलिटी कितनी आ गई फिर। मोलैलिटी खोल के लिख लो, छोटा डब्ल्यू M1, बड़ा डब्ल्यू 1000, कट लिया, वैल्यू पुट करो। 3.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। मोलर मास कितना है पता नहीं, 125। मोलर मास पता करना है। 125 ग्राम कौन है, सॉल्वेंट, 1000 कर लो, काटो। तो 125 का 2 गुना 250, 250 को 4 गुना 1000, तो 8 गुना हो गया। तो आंसर हो गया M1 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 8। 8 3 24, और 8 का 0.5 करो तो 4 28। ठीक है, वैसे करेंगे तो फिर से जो है रिड्यूस सिलेबस हो जाएगा आपका। तो क्या करें फिर, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए अगर आपको ये दिख रहा है कि ये एलिवेशन है, कितना एलिवेशन है, तो इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत, तो ये यही दिख रहा है आपको एलिवेशन इतना है। तो बताएं ये एलिवेशन है डेल्टा टीबी, और ये केबी के बराबर है। डेल्टा टीबी जब केबी के बराबर है तो जाहिर सी बात है मोलैलिटी 1 है। कि यही देखते ही समझ में आ रहा है क्या, कि डेल्टा टीबी केबी अगर, तो मोलैलिटी, और अगर मोलैलिटी 1 है तो मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल है किसका, सॉल्यूट का। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, तो ये कहता है कि 1 kg सॉल्वेंट पे फोकस करो। अभी हमारे पास कितना है, 125 के अंदर कितने ग्राम है, 3.5 ग्राम। तो अगर मैं इधर 8 मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 बन जाएगा। इधर 8 मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 8 मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो ही तो है। तो बताइए इधर क्या हो गया फिर, 1000 ग्राम यानी कि 1 kg सॉल्वेंट, उसके अंदर क्या मिला, इतने ग्राम क्या, सॉल्यूट। और जितने ग्राम सॉल्यूट मिला वो 1 मोल होना चाहिए, क्योंकि मोलैलिटी 1 होने का क्या मतलब है, 1 kg के अंदर कितने मोल मिलने चाहिए, 1 मोल। तो 1 kg के अंदर जितने ग्राम ये मिल रहे हैं वही तो 1 मोल होने चाहिए। तो क्या यही 1 मोल का मास होना चाहिए। खत्म हो गया, 8 × 3.5 28। कितने बात समझ में आ गई, सीधा झंडी था। कितने लोग बाहर पूछ रहे हैं भी, कहीं एक बार और बता दोगे क्या। कई लोगों को 2 बार में शुरू होता है मामला, या दूसरे को पहला मान के चलता हूं। चलें, पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी इसमें। देखिए भाई डेल्टा टीबी और केबी दोनों बराबर है, मोलैलिटी 1 हो गई। मोलैलिटी 1 का मतलब बताओ क्या होता है, 1 kg में 1 मोल, तो 1000 ग्राम में 1 मोल। उधर 1000 बनाया मैंने, तो इधर कितना हो गया, 8 × 3.5, वो 1 मोल होना चाहिए। खत्म, 1 मोल का मास कितना आ गया, 8 × 3.5। चलिए 10 नंबर। ठीक है, सवाल नोट करें फटाफट, 10 सेकंड।
हैं? अबे हम आगे काफी नहीं तुम्हारे लिए। फोन नंबर लिखवाते हो मैं। और आप सीधे लिख लो, छोटा डब्ल्यू अपॉन 180, कम से कम एक लाइन तो कम करो। और नीचे 100, 1000 कर लेंगे फटाफट। तो 0 0 काट दे सब मामला। 9/18 1/2, 1.86/2.93। शांति बनाए रखें, उनको करने दे अपना काम। तो डेल्टा टी की वैल्यू ये आ चुकी, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा हुआ है, पढ़ लें। तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट में से डेल्टा टीएफ को, डिप्रेशन को माइनस कर दें। सॉल्वेंट का कितना, 0 डिग्री, क्या माइनस करें, 0.93 डिग्री। आंसर कितना, नेगेटिव में, ये आंसर। फोकस करने दे यार उनको, डिस्टर्ब करो। एक एक वोट से सरकार गिर जाती समझ। गिनने तो भाई, इसको 2 माना जाए। अब ऐसे करेंगे, देखिए फिर से वही बात है, इसको भी जल्दी कर सकते हैं क्या, बताओ जुगाड़ क्या लगाएंगे। यहाँ पे 100 है, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, तो 10 मल्टीप्लाई कर दें। इधर करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, रेशियो ही तो है। तो बताइए इधर मामला कितना हो गया, 1000, और इधर मामला कितना हो गया, 90। तो 1000 में 90 ग्राम, यानी कि 1 केजी में 90 ग्राम। 180 ग्राम ग्लूकोज होता तो कितना, 1 मोल। 90 ग्राम है तो कितना, आधे मोल। तो 1 केजी में आधे मोल मतलब मोलैरिटी 1/2। तो सीधे लिख दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ कितना, 1.86। मोलैरिटी कितनी, 1/2। 0.93 का डिप्रेशन हुआ, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। इतना ही लिखना होता है ऊपर पर जो लिखा है, बस। समझ रहे हैं? इससे ज्यादा अगर आप पेपर में कुछ लिख रहे हैं तो रिड्यूस ले बस। ठीक है, चलिए अगला 11 नंबर सवाल नोट करें फटाफट। भाई मैसेज आगे लग रहा है, काउंटिंग हो, +1 करके आ जाओ बार। हाँ भाई, क्या करेंगे इस बार, तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है। आया किसी का, कितने लोग पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा,
क्योंकि संघर्ष कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बताइए सबसे पहले लिखा हुआ है सॉल्यूशन, मतलब एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या दो सॉल्यूशन है? एक ही सॉल्यूशन है। उसी को क्या किया उसने, उसको एक बार फ्रीज किया। जब फ्रीज करता है तो इतने में फ्रीज होता है ना। फिर उसी को दोबारा एक्सपेरिमेंट करने पे क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है। तो ये सब बातें हो चुकी हैं कि एक ही सॉल्यूशन को बॉयल भी कर सकते हैं और अलग अलग टाइम पे। एक बार हीट कर दो, एक बार बर्फ लगा के, और एक बार फ्रीज कर दो डीप फ्रीजर में डाल के। तो बताएं सॉल्यूशन अगर सेम है तो सेम सॉल्यूशन का मतलब छोटा एम सेम है। छोटा एम अगर सेम है तो बताइए फिर क्या लिखेंगे आप? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। दोनों को डिवाइड कर दो, डेल्टा टीबी डेल्टा टी एफ के बी अपॉन के एफ। डेल्टा टी एफ की वैल्यू बताओ देख करके, इतने का डिप्रेशन हुआ होगा 0.465 का, तभी तो नेगेटिव में आ गया। अब ये सब लिखने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है कि अब बैठ के वो माइनस करके लिख रहे हैं, जीरो से इसको माइनस किया, फिर तो ले ही जाएगा ना कंफर्म, फिर तो छोड़ेगा भी नहीं कभी, कहेगा तुम यहीं रहो बस, क्या करोगे जाके फालतू में। तो बताइए डिप्रेशन कितने का, 0.465। आगे बढ़ो, के भी कितना हैंग हो रहा है, 0.2। जैसे कोई पेन पकड़ लिया हो किसी ने, कोई कलम रोकने की कोशिश कर रहा है, बताइए। आसान है, कर सकते हैं। देखिए तो डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ चुका है बताओ, सॉल्व कर ले हैं, अप्रॉक्स निकालो चाहो तो। चलो पहले सॉल्व भी कर लो पूरा कायदे से, ईमानदारी के साथ। अगर आप भरपूर ईमानदारी के साथ सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 0.13 आ रहा है। ये आंसर है। ये एलिवेशन हो गया तो बताइए कितना बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। डिग्री में भी ये एलिवेशन और केल्विन में भी यही है। तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पूछा है किसका, सॉल्यूशन का। तो कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ दो ये, कितना एलिवेशन हो गया 100 में, 0.13 का, तो 100.13 डिग्री सेल्सियस। खींचे में कुछ बताना चाहते हो, 4 टाइम्स कट रहा है, बढ़िया काटू, मौका मिले काटा करो, छोड़ा मत करो एकदम, है ना। चले, अब देखिए अगर आप थोड़ा दिमाग लगा पाए तो ये सवाल में इतना कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं। इसका जुगाड़ सुनिए, तरीका समझ में आ गया आपको पहले, कि आंसर क्या है तो बताया नहीं, टिक करो तब फाइनल माना जाता है। अब देखिए क्या कहता है जी, जी कहता है कि अगर आपको सेम सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, मोलैरिटी सेम हो, तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ का रेशियो कितना होगा, केबी अपॉन केएफ। अच्छा केबी केएफ, अगर पानी सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जनरली कौन रहता है, तो अगर पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज हुआ है तो बताइए फिर आप जुगाड़े लगा सकते हैं, केबी 0.52 और केएफ। अब ध्यान दें कि अगर पानी का सवाल ही जनरली आता है आपको तो उसके ऊपर थोड़ी एनालिसिस कर लें। पानी का जो केएफ होता है वो उसके केबी से 3 गुने से 4 गुने के बीच में होता है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि केएफ बड़ा है और केबी छोटा है। डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो डिप्रेशन की वैल्यू भी बड़ी होगी और एलिवेशन कैसा होगा, कम। देखिए न्यूमरेटर छोटा तो उधर भी छोटा, इधर छोटा बड़ा तो उधर भी छोटा बड़ा। तो बताएं बड़ी वैल्यू कौन होनी चाहिए, डेल्टा टीएफ, और छोटी वैल्यू कौन होनी चाहिए, पहला जुगाड़ ये। तो अगर आपको 4 सवाल 4 ऑप्शन देते हैं तो अगर आप डिप्रेशन पकड़ ले रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में कितने का डिप्रेशन हुआ था पिछले सवाल में, 0.465 का, तो एलिवेशन उससे कम होना चाहिए, भगवान डरो है।
कि नहीं अभी मैं यहाँ पे हूँ, अटक जाता मेरा मामला, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएं। तो बताइए अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.465 का हुआ है तो एलिवेशन तो कम होगा ना उससे, तो आंसर कैसा होना चाहिए? 0.465 से छोटा एलिवेशन। 100 तो लिखोगे ही भाई, 100 तो इनिशियल वैल्यू थी, तो 100 तो ये ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू है, बाकी एलिवेशन कहाँ लिखा होता है ये, तो ये कैसा होना चाहिए आगे? 0.465 से कम। तो बताओ ये आंसर। तो अगर आप थोड़ा भी सामान्य ज्ञान रखते हैं तुरंत ही काट दें। क्या 3 ऑप्शन बचे? कई बार एक ही बचता है, तो एक बचे तो उसके आगे कुछ मत करें और लौट आए। उसमें अगर आप ये सब सॉल्व कर रहे हैं और वो सवाल वैसे हो रहा है, समझ रहे हैं, तो फिर आपका कंप्लीट है मामला। दूसरा सुनिए, अगर बात इससे ना बने तो देखिए ये बड़ा तो है ही है, लेकिन कितने गुना बड़ा है? 3 गुने से 4 गुने के बीच में। चेक करिए, बराबर, अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्टली 3 गुने से 4 गुने के बीच में एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन में, तो बताइए 0.52 का अगर आप एग्जैक्ट भी 3 गुना करेंगे ना, एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट भी 4 गुना करेंगे, तो उसके बीच में हर तरीके से गलत है मतलब। अब देखिए, तो मतलब 3 गुने से 4 गुने के बीच में आंसर होना चाहिए किसका? डिनोमिनेटर का, बराबर है। तो ऊपर वाले के लिए क्या बोल सकते हैं? अगर नीचे वाला डेटा ऊपर से कंपेयर करें तो 3 से 4 गुने के बीच में कहीं कुछ एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ऊपर वाले को अगर कंपेयर करें तो ऊपर वाला 3 गुने 4 गुने से छोटा होना चाहिए, मतलब 1/3 1/4 के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आती है? अच्छा, डेल्टा टीपी बताएं कितना, आपके पास ऑप्शन है 4, है ना? इसका 3 गुने से 4 गुना करें तो बताइए क्या ये बनना चाहिए? अब चलो डेसिमल भी छोड़ दो, डेसिमल डेसिमल हटाओ ये सब, बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है? 13, यहाँ लो 13, यहाँ लो 26, दो दो डिजिट पकड़ो, 39 52। अब यहाँ पे 3 डिजिट ना पकड़ लेना, कह रहे वहां 4 6 5 पूरा पकड़ लू क्या? हाँ नहीं तो यहाँ भी 2 ही डिजिट पकड़नी भैया फिर, है ना? अपने आप को थोड़ा सा संभालिएगा। तो बताइए ये 46 पकड़े क्या केवल? अब देखो यहाँ 13, अब 13 जो जो भी यहाँ लिखा हुआ है 13, उसके 3 गुने से 4 गुने के बीच में क्या 46 आ रहा है? चेक करो, 13 3 39, 13 4 बैठ रहा है। दूसरे में आप करेंगे नहीं बैठेगा, देखिए 26 का 3 गुना करते ही मामला इससे काफी आगे निकल गया, 2 गुना ही 52 है। 3 गुना अगर आप कर रहे थे तो पहचानिए अपने आपको, दो जरूरत ही नहीं थी। आप क्या करते हैं जीवन में 80% वो काम करते हैं जिनकी कभी, और बाकी 20% कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि आपने सारा समय किसमें लगा दिया? यही समस्या, असफल व्यक्ति की पहली निशानी। फोकस हमेशा उस पर करिए जो काम जरूरी है। अब देखिए, है ना, हर समय की अलग जरूरतें होती है, अब समझिए। अब देखिए 26 का 2 गुना 52, तो 2 गुने के आगे निकल गया मामला, तो 3 गुना क्यों करें, कहानी खत्म है। और ये अगर आंसर नहीं बैठ रहा तो ये तो उससे ही बड़ा है, इसका 2 गुना तो और आगे निकल गया, तो ये सब बताइए क्या कहानी खत्म है? आंसर कौन सा? क्या मैंने कुछ सॉल्व किया या सीधे सवाल सॉल्व हो गया? सीधे सॉल्व हो, तो गलत ऑप्शन। बस आपको क्या देखना है, बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है उसके 3 गुने से 4 गुने में करने पे डिप्रेशन वाला आंसर आना चाहिए। अरे ठीक है, ये नोट कर ले, है ना? वहां कैलकुलेटर मिलेगा नहीं ना तुम्हें, ये भी गलत है। अब तो हम तो तुम्हारे लिए करते हैं, तुम किसके लिए कर रहे हो? क्या मैं उसके लिए कर रहा हूँ? फटाफट नोट करो मेरे सस्ते अजय देवगन। तो मामला ये हो गया देखिए, तो प्रश्न में क्या करना है आपको? 3 गुने से 4 गुने के बीच में चलना है। लेकिन ये कार्यक्रम कब करेंगे आप? जब बेंजीन, सॉरी पानी सॉल्वेंट हो। कल को मान लीजिए कैंफर आ गया तो तब ना कर डालना, कैंफर का केएफ के भी अलग, हालांकि वो आता नहीं जनरली। चलिए भी आगे बढ़े। हैं? चालू नहीं हुआ? अरे वो चालू हो जाता है, ज्वाइन करना पड़ता है हमको। तुम कब बनोगे टेक्निकल? चल रहा है वो, यहाँ चालू यही है, वहां चल रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, हमारा देखने का मूड नहीं है अभी।
यही नालो पाई आज तुम्हें ट्रेनिंग करानी पड़ेगी गुरु। यही नालिए पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ तो भाई लिख के दे देना यार, है ना। ये लोग मजे ले रहे हैं। हाँ तीनों, हाँ तीनों कनेक्टेड है। वेपर प्रेशर जितना डिप्रेशन होगा उतना क्या होता जाएगा बताओ, सिस्टम लेस वोलाटाइल हो गया। लेस वोलाटाइल होने का मतलब क्या होता है, उसका उबलना भी मुश्किल, जमना भी मुश्किल। उबलना मुश्किल तो आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और जमना मुश्किल तो आपको ज्यादा टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। सब बातें कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक समय पे तीनों बातें नहीं होंगी। आप सोचें एक ही समय में बॉइलिंग भी करा लें, उसमें फ्रीजिंग भी करवा लें, तो ऐसा कैसे होगा। अलग अलग समय पे अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर में आइए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होती है। चित्र बनाएं। ऑस्मोसिस आपने पढ़ाई होगा काफी बायोलॉजी में। सवाल लिखो एक। इधर प्योर सॉल्वेंट है C1, इधर सॉल्यूशन है C2। C2 C1 से बड़ा है, ये बीच में SPM है। इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से छोटे पार्टिकल, मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, मूवमेंट कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि इस खेल में ऑस्मोसिस होगी क्या, और अगर होगी तो ये बताएं कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा। ऑप्शन ले लें। बताओ भाई। हैं, आंसर बता रहे हो। सही जवाब तीसरा है। तीसरा सही जवाब क्यों, समझिए थोड़ा। देखिए जब SPM के थ्रू आप देखेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ ग्रेडियंट बराबर नहीं है। इधर ग्रेडियंट अलग है और इधर इधर ग्रेडियंट भारी है ना, C2 बड़ा है। तो इधर ग्रेडियंट भारी है, तो बताइए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट दोनों दिशाओं में इसलिए होगा क्योंकि ये जो SPM लगा हुआ है, ये सॉल्वेंट को जाने देगा इधर से उधर भी और उधर से इधर भी। लेकिन दोनों तरफ जो रेट होगा वो इक्वल नहीं होगा। किस तरफ ज्यादा फ्लो होगा, तो आप कहेंगे कि जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन अगर देखिए गाढ़ा है, सॉल्वेंट पानी था, तो इस तरफ क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा, क्योंकि ग्रेडियंट कैसा है, भारी। लिक्विड के फ्लो का कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। गैस के फ्लो का कारण प्रेशर ग्रेडियंट। तो इस तरफ फ्लो होगा, लेकिन इस तरफ जो फ्लो होगा वो थोड़ा कम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होगा, प्रश्न देखिए, ये जो फिनोमेना है इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया कहाँ होगा, तो आप कहेंगे इन बोथ डायरेक्शन। और इसमें अगर मान लो कुछ और ऐड कर दे, तो एक और बात ऐड कर सकते हैं, विद अनइक्वल रेट्स। खींचे। ये सही जवाब। बराबर है। अगर कोई पूछे कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होगा, ऐसा टर्म आता है।
बताइए नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा? इस तरफ फ्लो ज्यादा हो रहा है, इस तरफ फ्लो कम हो रहा है, तो नेट फ्लो इस तरफ। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। C1 C2 किसी को भी नाम दे सकता है, तो उसमें आप याद करके ना बैठे कि 3 4 हो जाए कल को तो क्या करोगे? बट्टे की यही करूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो दो प्रश्न समझिए। तो पहले ये देख लिया करिए वो पूछ क्या रहा है। अगर फ्लो पूछता है तो बोथ। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। मान लें कि दोनों तरफ सॉल्यूशन हो गया, चले मान लें दोनों तरफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन भर दें तो ये एसपीएम है, इधर भरा है आपने सॉल्यूशन, इधर भी भरा हुआ है सॉल्यूशन, इधर C1 है। ये थोड़ा हैंग कर रहा है लिखने में, तो टेक्निकल आदमी को भेजो किसी है। बाहर आ जाए। अच्छा, बैगन आखिरी में है बैगन। देखो, इधर सॉल्यूशन C1 इधर C2, तो मान ले C2 की वैल्यू C1 से बड़ी है। आपको बताना है ऑस्मोसिस होगी क्या, पहला प्रश्न। कितने कहते हैं होगी? कोई नहीं कहता, अरे सब बोल रहे थे। तो ऑस्मोसिस के दौरान देखिए लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है तो होगी ना, कहीं देखो एविडेंस दिखाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस क्या होगा। अब देखिए उसने प्रश्न चेंज कर दिया, क्या बोल रहा है वो, इस बार वो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है ना। तो जब वो नेट वर्ड लिख दे तो आपको कोई यूनिक आंसर देना पड़ेगा फिर तो। ऑप्शन देखें, ऑप्शन देख लिया करो जिंदगी में पहले, फिर आगे बढ़ा करो। तो बहुत उतावले रहते हो। क्या मेरी पहले से हाँ है। क्या है देख तो लो एक बार। क्या जो भी हो बस होना चाहिए, मैं यहाँ आया, खत्म करो। ये स्थिति यार तुम लोग की। बस बस बस, इमोशनल हो गए तुम तो। ये देखो ये और ज्यादा उतावला। इसको लेके जाओ भैया, ये आज मानेंगे नहीं। तुम लोग ज्यादा नहीं कर रहे हो थोड़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचा रहे हो। ये तो भाई साहब बिल्कुल ही फंस गया मामला। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बताइए भी फटाफट सब लोग। अब क्या तीसरा है? तो ऑप्शन को थोड़ा सा पढ़ लिया करिए पहले।
अब देखिए इसमें कैसे सवाल को घुमाया उसने। उसने कहा कि ठीक है नेट फ्लो तो समझ में आता है, कंसंट्रेशन देखो इस तरफ कैसा है, ज्यादा है ना, तो कंसंट्रेशन जिस तरफ ज्यादा है ग्रेडियंट उस तरफ भारी है, इस तरफ ग्रेडियंट हल्का है, तो जिस तरफ भारी है गाढ़ा है उस तरफ नेट फ्लो होगा। तो अगर आपसे पूछे नेट फ्लो इस तरफ होगा क्या, सही है। ये किसका डायरेक्शन बनाया है? अगर कोई पूछे फ्लो किस तरफ होगा तो क्या बताएंगे, दोनों तरफ, तो नेट फ्लो इस तरफ। अब बताओ आंसर क्या क्या है। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सही है। दूसरा बढ़िया, देखिए जिस तरफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा मतलब पतला सॉल्यूशन, उस तरफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो ये भी बोल सकते हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, बराबर। टू, जिस तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी सेम बात ही है, दोनों सही। तो ये सब बेसिक बेसिक सवाल है, लेकिन यही गलत होगा तो फिर क्या न्यूमेरिकल, फिर तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा, नहीं। तो पहले यही सब सीखिए, आगे बढ़िए, हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे बढ़िए, इनरली ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, चले। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डायग्राम बनाए। कितनी वेसल है, देखिए यहाँ पे एसपीएम लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरफ आपने भरा हुआ है सॉल्वेंट, और सेम लेवल तक इधर भर दिया हमने सॉल्यूशन। डायग्राम तो ध्यान से बनाए, लेवल वगैरह। तो इस तरफ क्या भरा हमने, सॉल्वेंट, इस तरफ सॉल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन C2, इसका कंसंट्रेशन C1, कौन बड़ा, C2 बड़ा। ऑस्मोसिस होगी क्या, होगी ना भाई। अच्छा अब ऑस्मोसिस होगी तो क्या करेगी, ऑस्मोसिस होगी नेट में, नेट फ्लो किस तरफ होगा, नेट फ्लो इस तरफ होगा। तो अगला सवाल पूछा जाएगा फ्लो किस तरफ, आप कहेंगे दोनों तरफ, पूछेगा नेट फ्लो इस तरफ। कोई पूछे कि ऑस्मोसिस के होने का कारण क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे अगर आप सेम हाइट पे दो पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ये पकड़े और सेम हाइट पे एक पॉइंट ये पकड़े, तो क्या दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इक्वल है या अनइक्वल है, इक्वल है। हाइड्रोस्टैटिक पढ़ा होगा इतना आपने जीवन। तो बताइए सेम लेवल पे अगर आप दो पॉइंट पकड़ते हैं दोनों पे प्रेशर इक्वल है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए इक्वल, क्यों, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, तो ये बराबर होने नहीं चाहिए, लेकिन अभी बराबर। तो फिर सिस्टम चाहेगा कि ये बराबरी खत्म की जाए, ऐसा होना नेचुरल है या फिर आप करवा रहे हैं, बराबरी ना होना नेचुरल है, बराबरी होना अननेचुरल है, समझ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बराबरी ना हो, तो बराबरी हटानी होगी या अपने आप बराबरी हट जाएगी, आप छोड़ दें अपने आप हट जाएगी, कैसे हटेगी, इधर से उधर फ्लो शुरू हो जाएगा, किसका, ठीक है। सॉल्वेंट का फ्लो कब तक होगा, देखिए कुछ देर में आप पाएंगे कि ये लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा और ये लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा,
फिर अब बताओ दोनों लिक्विड का जो लेवल है कंपेयर करो, ये यहां पे रुक गया, ये यहां पहुंच गया। अब आपसे कोई पूछे कि दोनों अगर सेम हाइट पे दो पॉइंट पकड़ो, एक पॉइंट यहां पकड़ो, इसी हाइट पे एक पॉइंट यहां पकड़ो, अब बताओ सेम प्रेशर है दोनों पे अलग अलग है? अब सेम है? अरे भगवान, फिजिक्स पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो हैं? अब मान लो तुमसे कहता है कि हम दो पॉइंट पकड़े सेम लेवल पे, देखिए सेम हाइट है ये, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या सेम प्रेशर है? इस पे तुम्हें एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं दिख रहा है कॉलम की वजह से? अरे बहुत डलो मासूमियत की इंतहा। फिजिक्स में तुम्हारा हाइड्रोस्टेटिक हो गया है? पिछली साल तो हुआ होगा। अब देखो ये जो हाइट है इसको क्या बोलोगे? इस हाइट को बोल दो एच। इतना तो बिना हुए भी पता होना चाहिए। तो बताइए एच हाइट है, ये एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करेगी यहाँ पे, और अब इस पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये होना चाहिए था, हो गया। ये कराने के लिए ही जो हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो कोई पूछे ऑस्मोसिस क्यों होती है, तो आप कहेंगे ऑस्मोसिस ये बराबर लेवल पे जो पॉइंट है दो उस पे इस पॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर गेन करवाने के लिए ऑस्मोसिस होती है। कितना एक्स्ट्रा प्रेशर? जो इस सॉल्यूशन का जो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे, ये एच जो कॉलम यहां पे बना हुआ है उससे आप एच डी जी निकालना है। एच डी जी क्या है? ये है एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस पे? एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है किस पॉइंट पे? इस साइड पे, बराबर, इससे कंपेयर कर रहे हैं अगर तो बताइए ये जो एक्स्ट्रा कॉलम जनरेट हुआ है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, परिभाषा लिखी। आवाज बीच में कुछ थोड़ी देर कट रही है क्या? ऐसे ही आ रही है? हल्की सी कुछ एक एक बीच में वर्ड लग रहा है कट। चेक। रूल नंबर कौन सा है? 405। परिभाषा लिखो। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, इट इज द एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, it is the extra hydrostatic pressure generated by it is the extra hydrostatic pressure generated by the extra height of column generated by the extra height of column on the side of solution, on the side of solution। अथवा लगाएं, दूसरी परिभाषा लिखें, it is the extra hydrostatic pressure which should be applied on the side of solution, on the side of solution to block the osmosis, to block the osmosis। आसान भाषा में समझे। देखिए कोई पूछे कि ऑस्मोसिस क्यों हुआ, तो ये होता क्यों है? ये एक्स्ट्रा प्रेशर गेन करवाने के लिए। अगर इसको जो चाहिए वो पहले मिल जाए तो ये सब हो ही ना, बराबर। जैसे आपका कोई मकसद होगा, अगर वो मकसद पहले पूरा हो जाए
तो आप यहाँ क्यों बैठेंगे? मान लो डॉक्टर बनना, पहले बना, अभी डिग्री बांट दे, मान लो लीजिए साहब आप सर्जन है, तो फिर आप यहाँ क्यों बैठेंगे? कहानी खत्म है ना। चार पांच सुनाओ के और जाएंगे। अब देखिए तो होता क्या है कि जो है, अगर आपका मकसद पूरा हो जाए तो मतलब वो जो क्रिया है वो अपने आप रुक जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो इसे चाहिए ये ला करके पहले ही प्रोवाइड कर देते, कहाँ पहले ही, यहीं पे। यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या थी, सेम लेवल पे प्रेशर दोनों जगह सेम है, जो कि नहीं होना चाहिए, इस पे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम जो एक्स्ट्रा इसको गेन कराने वाले हैं वो अगर हम लाके इसको पहले ही दे दें तो फिर ये सब होने से डायग्राम बनाए, उसी में ना कर लेना, नया बना लेना। देखिए इस तरफ कौन है, सॉल्वेंट, इस तरफ कौन है, सॉल्यूशन। ये C1 है, ये C2 है, C2 C1 से ज्यादा है। तो बताइए दोनों तरफ सेम हाइट पे बराबर प्रेशर होना होना नहीं चाहिए, लेकिन है। तो हम क्या चाहेंगे कि इस तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाए। तो अगर वो प्रेशर लाके हम पहले दे दें इसको तो बताइए हमने इसको पहले ही प्रेशर पकड़ा दिया कितना, पाई के बराबर। पाई मतलब कितना, वो जो एक्स्ट्रा कॉलम ये बना करके एक्स्ट्रा हाइट से एक्स्ट्रा प्रेशर गेन करने वाला था वो लाके हमने बाहर से पहले ही लगा दिया। अगर पहले लगा देंगे तो जो नेट फ्लो होने वाला था वो सब, ये जो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होने वाला था ये बंद हो जाएगा, अब ये नहीं होगा। तो ऑस्मोसिस को समझाने का ये दूसरा तरीका है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर पहले ही लगा दें ये वाला तो ऑस्मोसिस बंद हो जाती है। तो यानी कि ऑस्मोसिस को ब्लॉक करने के लिए जो प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया जाता है इस कॉलम पे, हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन साइड पे, उसी को बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़े परिभाषा, मैच कर रही है, आगे बढ़े। डायग्राम बनाते हैं साथ ही साथ। ऑस्मोसिस कैसा फिनोमेना है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, हम कराते हैं कि हो जाता है? लेकिन ऑस्मोसिस ब्रैकेट के अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगला पॉइंट, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन, ऑस्मोसिस के बगल में लगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगला पॉइंट, if temperature is not given in the question of osmosis, then we will assume it 25 degrees Celsius, 25 degrees Celsius, 298 Kelvin, सेम बात है ना। सेकेंड वाली रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। पता है रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, ऑस्मोसिस का अपोजिट कराओ, तो स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, लिखो बगल में नॉन स्पॉन्टेनियस। रिवर्स ऑस्मोसिस के बगल में लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे कराओगे, ऑस्मोसिस का अपोजिट करवाना है आपको, है ना। तो पहले जो हो रहा है उसे रोकिए और फिर रोकने के बाद उसका अपोजिट कराओ, चित्र बनाए। इधर सॉल्वेंट है C1, इधर सॉल्यूशन है
C2 C1 से बड़ा। क्या करें, हमको ऑस्मोसिस को पहले ब्लॉक करना है। ब्लॉक कैसे करेंगे बताओ? इस तरफ लगा दो, कितना पाई, ब्लॉक हो जाएगा, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बंद हो जाएगा। अगर इससे बड़ा लगा दे तो क्या कहानी रिवर्स, तो इधर पाई 1 लगाओ। अगर इधर पाई 1 अप्लाई कर दें, जो कि पाई से भी, यहां पे जो पाई है वो कौन है? पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमने कौन सा प्रेशर अप्लाई किया है? हमने उससे भी बड़ा अप्लाई कर दिया। तो बताइए क्या हो जाएगा? कहानी रिवर्स, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पलट जाएगा इससे। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बना है? अब कहानी लिखने की जरूरत है नहीं, अप्लाई, है ना, प्रेशर ग्रेटर देन, हो गया, समझ में आ गई बात। आगे बढ़िए, एग्जांपल लिखिए। डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन। अरे ओहो, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आई विल ट्राई। डीसैलिनेशन किसका एग्जांपल है ये? रिवर्स ऑस्मोसिस का। ठीक है, मान लीजिए यहां बीच में ऐसे मेम्ब्रेन लगी, और एक तरफ आपने भर दिया सी वाटर, समुद्री पानी। मान लीजिए इस तरफ आपने समुद्री पानी भरा है, इस तरफ पेयजल है, पीने योग्य पानी। तो इधर बताइए प्योर वाटर है, और इधर समुद्री सी वाटर। अब बताओ हमारा मकसद क्या है? सी वाटर जो होगा उसमें नमक घुला होगा पानी में, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, C2 बड़ा होगा C1 से। इधर प्योर वाटर है। अब आप क्या चाहते हैं कि जो समुद्र है उसमें से प्योर वाटर निकल निकल के इस तरफ, है ना? अच्छा, इसको ऐसे छोड़ दें तो क्या होगा? कुछ मत कहने छोड़ दें तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किस तरफ होगा? C1 से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो बताइए पानी जा जाके समुद्र में मिल जाएगा, उससे क्या समुद्र बड़ा हो जाएगा? है, कई लोग वहां गोवा जाते हैं, गोवा समुद्र में पानी डालते हैं मग्गे से, कहीं बहा दूंगा इसको। उन्होंने क्या कुछ द्रव्य पदार्थ ले लिया होता है, तो उत्तेजित हो जाते हैं, कह रहे हैं आज पूरा उल्टा कर दूंगा, बहा दूंगा उधर। तो इस प्रकार की हरकतें मत क्या करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप जो है एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे किस तरफ? इस तरफ, कितना? पाई से भी, तो पाई 1 लगा दो। पाई 1 पाई से बड़ा है, पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो मामला रिवर्स हो जाएगा, इस तरफ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। पता है नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का मतलब पानी प्योर इस तरफ निकल लेगा। तो अच्छी बात है, पीने योग्य पानी बनाइए और बेचिए बिस्लरी। आजकल तो हर टाइप का मिलता है, बिस्लरी में बस बी रह गया, बाकी कहीं भी वर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, बी कॉमन है सब में। चले, कहने कितनी कंपनियां खोल सकते हो? बहुत सारी, बी सब में स्टार्ट होगा। हे डालिए उसके बाद, वांट ऑफ थ्योरी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन।
रिटर्न में आ जाइए। अच्छा, बाहरी हमला हो रहा है क्या? बताओ यार, पहले कर दिया जाए काम है। कितना टाइम हो गया? ये तुमने यार पहली बार बहुत दिनों बाद दिमाग वाली बात करी है। कहाँ गए हो? मंगवा दो। हाँ, लिखो। अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ थ्योरी, according to want of theory, very dilute solution behave as an ideal gas. Very dilute solution behave as an ideal gas. हाँ, आपने सही सुना है। कानों पे यकीन नहीं हो रहा, वो ऐसा नहीं हो सकता। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव एज एन आइडियल गैस। तो सीरियल ज्यादा देखते हो क्या? अब देखिए, इनका कहना ऐसा था कि अगर सिस्टम बहुत कैसा होगा, डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट, तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने का मतलब है कि जो छोटा एन है वो बड़े एन के सामने बहुत सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत कम है। तो इनका कहना है कि ऐसे केसेस में जो ये सॉल्यूशन है वो किसकी तरह कुछ कुछ नेचर मैच कर जाता है, आइडियल गैस की तरह। अब प्रश्न उठता है, आइडियल गैस अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, कहां से मैच कर गया? आइए समझे। देखिए, आइडियल गैस क्या है, तो आप कहेंगे आइडियल गैस एक कल्पना है, बराबर? क्या मेरी बात हो रही? देखिए इसमें तो आपकी बात नहीं, इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शून्य हो जाता है। आइडियल गैस का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शून्य हो जाता है, लेकिन ये रियलिटी में तो कभी होता नहीं है। तो ये एजम्पशन है। अगर ऐसी कोई गैस मिले जिसमें बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो उसे आइडियल माना जाए, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। तो ये एक एजम्पशन है। अब आप देखिए, जब आप यहाँ पे बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो छोटा एन जो है बड़े एन के सामने बहुत छोटा। तो अगर सिस्टम बहुत डाइल्यूट होगा तो उसके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पार्टिकल बहुत कम है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए तालाब था, तालाब में 4 पार्टिकल थे। अब आप समुद्र में भी 4 डाल दें तो उन 4 पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन बहुत बहुत डिस्टेंस से बड़े रहेंगे। तो इन सॉल्यूट के जो पार्टिकल इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं बचेगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे? काफी ज्यादा। जब वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो इंटरेक्शन के बीच का बहुत कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी किसकी तरफ टर्न करता है? जीरो की तरफ। तो इसका नेचर किसकी तरह मैच करने लगता है? इसकी तरह। लेकिन ये कब करेंगे आप कार्यक्रम, जब सिस्टम में इतना ज्यादा आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना दें कि जो सिस्टम है उसे क्या कहा जा सके कि बहुत ज्यादा वो डाइल्यूट हो गया, तब ये चलेगा और तब ये हो जाएगा। तब इसका नेचर किसकी तरह मैच करेगा? आइडियल गैस की तरह। तो इसमें कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? पीवी इज इक्वल टू, तो ये यहां भी चला लीजिए। तो इसको लिख लिया गया P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। एन बाई वी को लिख सकते हैं आप सी, इस पी की जगह लिख दिया गया पाई। तो इक्वेशन ये बन गई। इसको आगे चल के ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी एस टी। आर की जगह एस लिख दें क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। कहानी भाई है, जो वैल्यू आर की वही वैल्यू एस की है। एस का नाम दे दिया गया सॉल्यूशन कांस्टेंट। वैल्यू उसकी वही है, बराबर। जो आर की वैल्यू लगानी है वही एस की भी लगानी है। तो ये भी एक तरीका क्या निकालने का, पाई। पाई को निकालने के कितने तरीके हो गए? 2। एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से अगर आपको निकालना है तो पिछला वाला तरीका है। उसके लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा, बैरोमीटर लाना पड़ेगा, वो सब कहानी अलग है।
बैठे बैठे आप करना चाहते हैं तो क्या करिए, CRT, सी पता कर लें और टी पता कर लें। टी जनरली कितना होता है, 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस किस पे होती है जनरली, खींचे। तो ये इक्वेशन जो बनी है पाई इज इक्वल टू CRT, ये बताएं कब लगानी है आपको, जब सिस्टम बहुत डाइल्यूट हो। अब अगर सिस्टम बहुत डाइल्यूट है तो आगे बढ़िए। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई की वैल्यू आ गई CRT, तो पाई किस पे डिपेंड कर रहा है फिर, सी पर। तो अगर सी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पाई की वैल्यू भी बराबर। तो अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो पाई भी बढ़ता है। तो पाई किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, सी पे। सी का मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई अगर सी पे डिपेंड कर रहा है तो बताइए सी किससे कनेक्टेड है, छोटा एन अपॉन, भाई जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रिलेटिवली। हालांकि कंसंट्रेशन तो आपको कम ही रखना है, क्योंकि ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है, बहुत डाइल्यूट रखना, तो बहुत डाइल्यूट है यानी कंसंट्रेशन रखना बहुत कम है। लेकिन दो मूर्ख व्यक्तियों में भी तो एक ज्यादा समझदार हो सकता है। जैसे आपको मान लीजिए 4 मूर्ख दोस्त बनाने हैं, अब उसमें भी कोई एक समझदार होगा, वैसा है माहौल। तो है सब बहुत डाइल्यूट, लेकिन उसमें भी थोड़ा, अगर हल्का सा कम डाइल्यूट हुआ तो उसे आप क्या बोल देंगे कि उसका सी ज्यादा है। ये बात हो रही, कैन टॉक टू मी। अब उसके बाद देखिए, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। चले, हिंदी माध्यम। यार ये पेन हैंग कर रहा है। नहीं नहीं छोड़ेंगे तो करते ही नहीं। मुझको दो ही व्यक्ति रोक सकते हैं, एक ऊपर वाला और एक मैं खुद। समझ रहे हैं, हाइपोटोनिक और दूसरा, ठीक है। तो आइए दोनों पर चर्चा करें, ये सब तो छोटी मोटी बातें चल रही। देखिए मान लीजिए उसका पाई पाई वन है और इसका पाई क्या है, और अगर पाई वन पाई टू से क्या हो गया, तो जिसका पाई बड़ा होगा उसे आप क्या बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर रहा है मान लो, और ज्यादा गुस्से में आ जाता है वो जल्दी, तो क्या कहेंगे, हाइपर हो रहे हो क्या, तो याद रहेगा, ज्यादा वाला हाइपरटोनिक। करेंगे फिर कम वाले को कैसे याद करें, बता भी रहे हैं लोग, आगे बढ़िए क्वेश्चन लिखिए। सवाल, इफ अ सेल, if a cell is placed, if a cell is placed in a hypertonic solution, हाँ, if a cell is placed in a hypertonic solution then what will happen, ऑप्शन है shrink, swell, none, चौथा है जैसा तुम कहो। हाइपरटोनिक में डाल दिया आपने ना, तो जैसे ये है, तो मान लो ये सेल है तो इसमें SPM होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, SPM। अब ये जो सेल है इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा, और उसके बाहर जो है, बाहर वाला कैसा है, बाहर वाला हाइपर है, अंदर वाला फिर कैसा हुआ, हाइपो। तो इसको मान लेते हैं पाई वन है, इसको मान लेते हैं पाई टू है, तो पाई टू बड़ा है, पढ़ लें, बाहर वाला हाइपर बोला ना आपने, तो पाई टू कैसा है, बड़ा। तो अगर ये वाले को C2 बोले और इस वाले को C1 बोले तो C2 C1 से, तो बताइए क्या यहाँ पे ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा, ग्रेडियंट की वजह से नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ होगा, लो कंसेंट्रेशन से तो बाहर की तरफ होगा। ये किसका फ्लो हो रहा है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, तो अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा, तो फिर बताइए सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी।
खींचे, इसमें क्या समझने का भाई, बहुत ही मासूम है तुम। अच्छा वो नहीं है ना, ये नहीं समझ में आया तुम, अपने हिसाब से आया तुम, समोसा हम थोड़ी बनाएंगे। यार चांद क्या है, क्या तुम चाहते हो? आइसोटोनिक, अगला लो। अच्छा, फूफा टाइप हो रहा तुम लोग। आपने हमें पूछा ही नहीं है। कहीं ना लो आइसोटोनिक। है बाटू, न्यूटन भाई साहब, ओ। है, तुम पैसा लेते हो, बढ़िया आदमी हो तुम यार, कितने? सही है।
महिलाओं को भी खिलाइए। चटनी डिमांडिंग हो रहा है भी। चले काम आगे बढ़ाते हैं, लेते रहो, मैं क्या। अरे हम तो, हमारा तो रोज का है, हम क्या ठंडी चीजें खाते हैं। मोलेरिटी, मोलेरिटी, मोलेरिटी ही लेते हैं, बड़ा बड़ा है। कभी कभी बड़ा एम छोटे एम के आसपास हो जाता है, लेकिन मोलेरिटी। प्लीज आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे आइए। अरे राइट हैंड से खाओगे ना, तो समझते जाइए, इधर सिस्टम चलता रहना चाहिए। बातें करोगे तुम। हैंड वाली आइसोटोनिक सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड से खाइए और राइट हैंड से नोट। अच्छा अच्छा अच्छा, आसान है, कर सकते हैं। आसान है, करो, तुम करो, बाद में बात है। कोटा कैसे आ गए? गाड़ी से आए थे, बाई रोड। जर्नी जान क्या कर, ये सब यूट्यूब चलता है, बताए। जो स्टॉक्स, दो शब्द, भारत माता की जय। क्या बताए? जर्नी 585 किलोमीटर है कानपुर से। बीच में रोड थोड़ी खराब है, झांसी की बात ठीक है। चाय पीते आया करो आराम से, सही रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। चले भाई, आइसोटोनिक पे आइए, कर पाएंगे साथ में? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या बताए? तो ठंडी बहुत लग रही है सही में। प्लीज दो शब्द हैं। और जो चल रहा है वो चलने दो, बस जीवन में एक काम ध्यान रखिए, जो होना है वो तय है। और आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं इसलिए वो हो रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो इसी हिसाब से कर रहे हैं जो तय है। हाँ यही रहा है, समझ पाना ही तो मुश्किल कहाँ। करोगे तुम वही जो तय है, समझ लो। इसे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, पढ़ते रहिए। हाँ, गो विद द फ्लो यार, नियत ही आपको अपनी जगह पहुंचा देगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आइए, थोड़ा सा करते हैं। पाई वन अगर पाई टू के बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। ये प्राइमरी कंडीशन है। सेकेंडरी कंडीशन इसमें होती है C1 इक्वल टू C2।
हो नहीं पाएगा लग रहा है मामला, खत्म कर दिया जाए, मुक्ति दे दी जाए। किसके बारे में बताएं? कौन चीज के बारे में? कॉलेज के बारे में? क्या करो कॉलेज जान के तुम? अच्छा, वो काम करोगे तुम भी? क्या किया होगा? कहाँ पे? नहीं नहीं, दो ही मैंने बताया ना, दो ही चीजें हमें हरा सकती है, तीसरा कोई है नहीं, मतलब ना था ना है ना होगा, शाश्वत है। इमोशनल हो जाते हैं। चलिए निकल लो भाई, आज है ना, आज तुम लोग समोसे खाओ मस्त, 2 मिनट बचे हैं, मामले को खत्म कर दिया जाए जो है। नो साल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया तुम लोग हैं? इसी बात पे निकल लिया जाए, इंटरव्यू शुरू होने से पहले निकल लिया जाए पीछे के रास्ते से। हैं? प्लेट दे दिया ना, प्लेट बड़ी चीज है समझो, समोसा सबको मिल जाता है, प्लेट नहीं मिलती सबको, सब हाथ में खाते रखे हैं।